नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग क्लासेस में। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे अगला साल का मॉडल जो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह मॉडल सेट 1 साइंस का है जो कि इस बार भी 2023 में एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस बनता है। यदि आप इसे देख लेते हो तो आप एग्ज़ाम में आग लगा दोगे। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, आप इसे देखिए, इससे सवाल पक्का आएगा। नहीं आएगा तब मुझे कहना, तो आप एक बार देख लीजिए। तो आइए ज़्यादा हम बकवास ना करते हुए सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल आप लोगों के लिए है। आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से सवाल दिया है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दाढ़ी बनाने में यह आपको कह देगा कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा अवतल दर्पण। किस दर्पण? अवतल दर्पण। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रत्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों इसके बीच संबंध है F बराबर R/2। F बराबर R/2 है। अगला सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति जो होता है वो परिवर्तित रहता है, परिवर्तित नहीं रहता है। तो अगला सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल में है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो, अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है। अवतल दर्पण में बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है और ये मुख्य अक्ष होता है। जब भी प्रकाश की किरण इसके समांतर आता है तो समांतर आने वाली किरण दोस्तों हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। यदि नीचे से एक समांतर किरण जाती है तो फिर भी फोकस से होकर गुजरती है। तो जहाँ भी आई, जिधर से भी आई, तो फोकस होकर गुजरती है। समांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोकस। फोकस कहाँ है दोस्तों? देखिए एफ कहाँ लिखा हुआ है? एफ यहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो बी में आप करेक्ट कर दीजिएगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, उत्तल, अवतल, समतल, समतल अथवा उत्तल। तो बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल में। किसमें? समतल में। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगला सवाल, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2 नियम। कितना नियम? 2 नियम। तो चलिए अगला सवाल की तरफ आते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बिल्कुल आसान सवाल है, ये सवाल आएगा पक्का। आप देख सकते हैं यहाँ, यदि यहाँ दिया हुआ है आर का मान, वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। ओके, तो एफ का मान क्या होगा मेरे दोस्त? एफ का मान होगा, एफ बराबर सूत्र होता है R/2। R/2। तो आर का मान क्या है? 50/2। इसको काट देंगे तो कितना होगा? 25 नहीं होगा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर, सॉरी 25 सेंटीमीटर। कितना कितना आंसर हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला सवाल है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? पहले क्या दे रखा है, पहले हम उसे लिखना है। क्या दे रखा है यहाँ? फोकस दूरी। फोकस दूरी को किसे लिखते हैं दोस्तों? एफ से लिखते नहीं। एफ बराबर 1 मीटर। निकालना क्या है? लेंस की क्षमता। क्षमता को लिखते हैं पी से। किसे लिखते हैं? पी से। नहीं, पी बराबर सूत्र होता है 1/एफ। 1 का 1, एफ का मान 1, कट के 1 1 कट गया तो क्या हुआ दोस्तों? 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। और पी मतलब होता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मतलब होता है डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर कहाँ लिखा हुआ है? प्लस में होगा। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर उत्तर। ओके, अगला सवाल है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है प्लस भी, पॉजिटिव, धनात्मक। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है
निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। किसमें? कांच में होता है। किसमें? कांच में होता है। सबसे कम कांच में होता है प्रकाश का वेग। ओके, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है 40 क्षमता वाली अवतलैंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो दोस्तों कितना क्षमता वाले? 40। तो मतलब मान लो कि 100 है, आप 100 को 4 भाग कीजिए, कितना होगा? 25 हो जाए। इस तरह तरीका से आप याद रख सकते हो। 25 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ है। ओके, अगला है 12 नंबर। किसी उत्तलैंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 100 को 100 को आप 2 से भाग लगाइए। 100 को इस तरीका है दोस्तों, 100 को 2 से भाग लगाइए, 100 को 50 से भाग लगाइए, कितना होगा? 50 दूना 50, 50 दूना 100। तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। 2 डायोप्टर कहाँ लिखा हुआ है? प्लस 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की तरफ आते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। सर्वाधिक प्रकाश का वेग किस में होता है? सबसे अधिक प्रकाश का वेग दोस्तों होता है निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल है दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शोषण। क्या है दोस्तों? शोषण इसका उत्तर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप सब्जी का गंध आ गया है तो आप उससे बचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम लोग किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? आप देख सकते हैं चिप्स के पैकेट के विकृत गंधिता से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ओके, अगला सवाल की तरफ आते हैं। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना संयोजन अभिक्रिया है। इसमें कुछ आकर जुड़ जाता है। ओके, अगला सवाल है दिए गए प्रक्रम में पदार्थ का उपचयन हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ ZnO है। ओके, यहाँ पर ZnO है, लेकिन यहाँ ZnO नहीं है। अब देखिए यहाँ पर C है और यहाँ CO हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन का उपचयन हो गया। मतलब किसका उपचयन हुआ? ऑक्सीजन का। मतलब कार्बन से ऑक्सीजन चला गया। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल की तरफ आते हैं। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? दोस्तों संतुलित समीकरण किसे बोलते हैं हम लोग? जो इधर और इधर दोनों तरफ, जैसे मान लो इधर 4 है तो उधर भी 4 होना चाहिए, तभी उसको हम संतुलित बोलते हैं। जो दोनों तरफ समान समान होगा उसको हम संतुलित बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले यहाँ इसमें देखो बी नंबर, देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, ये तो संतुलित नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। यहाँ देखिए 4, इसमें देखिए 4 एल्यूमिनियम है और इसमें 2 एल्यूमिनियम है, तो ये भी संतुलित नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। और यहाँ देखो 2 Cu और यहाँ पर एगो Cu, मतलब ये भी नहीं है संतुलित। इसका मतलब बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका ए नंबर, CaOH2 + CO2 एरो CaCO3 + H2। इसका बिल्कुल उत्तर ए नंबर का सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल की तरफ आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल है दिए गए चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर Pb लिखा हुआ है। Pb मतलब शीशा होता है, CuCl2। Pb जो है अभिक्रिया कर रहा है यौगिक से अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ क्या बना? PbCl2 + Cu बना। तो कौन सा अभिक्रिया होगा दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्यों होगा? कारण समझो। क्योंकि यहाँ से Cu उठ के चला गया, क्योंकि Cu जो है यहाँ से उठ के चला गया और Cu का जगह में Pb आ गया। देखो Pb इसको हटाकर दूसरा जगह विस्थापित कर दिया, हटा दिया कि भागो मेरा यहाँ से, तुमको यहाँ रहने का जरूरत नहीं है। तो Pb क्या हुआ? यहाँ से आया, धातु आया, इस यौगिक में आकर बैठ गया और उस यौगिक में जो था तत्व उसको हटाकर उसका स्थान को ग्रहण कर लिया है। तो उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया।
तो अब देख सकते हैं कि अगला सवाल की तरफ आते हैं। तो दिए गए पदार्थ में गंधीय सूचक की तरह व्यवहार कौन करता है? तो जी हाँ दोस्तों, गंधीय सूचक प्याज होता है, प्याज प्याज। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्याज उत्तर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लेबन का प्रयोग करता है? जी हाँ दोस्तों, हड्डियों को सही जगह में जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 × 1/2H2O। कहाँ लिखा हुआ है? खोजो खोजो खोजो। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें हाँ CaSO4 × 1/2H2O। इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल की तरफ आते हैं। आप सभी के सामने देखिए, बहुत ईजी सवाल है। क्या दिया हुआ है? व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? आप सभी को जानते हैं कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। बहुत ही ईजी सवाल है दोस्तों, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये मत समझो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मॉडल का सवाल है, इस बार परीक्षा में आने का चांस बनता है। समझ रहे हो ना? आप लोग का इस बार पूरा मॉडल नहीं निकल सकता है। तो चलिए अगला सवाल की तरफ आते हैं। कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो दोस्तों यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया हो रही है। तो दोस्तों अपघटन अभिक्रिया का दूसरा नाम है वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किस में है? खोजो, इसमें है। तो ये अभिक्रिया वियोजन हो जाएगा। ओके, अगला सवाल की तरफ आते हैं दोस्तों। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। ओके, इसका उत्तर डी नंबर का हो जाएगा। अगला सवाल है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है H+OH- आयन की सांद्रता में कमी। जी हाँ, H+OH- आयन की सांद्रता में कमी। ओके, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, प्रकाशीय उदाहरण का है ऑप्शन नंबर ए, AgBr एरो Ag+Br। ये उत्तर ए नंबर का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? जी हाँ, अमीबा जो होता है किसी भी अंग से मैंने भोजन प्राप्त कर लेगा। तो इसका मैंने कोई अंग नहीं होता है भोजन ग्रहण करने का। जैसे हम लोग का भोजन करने का मुंह होता है, तो लेकिन उसका कोई मुंह नहीं होता है। जिससे भोजन करता है उसको हम कुटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुटपाद बोलते हैं। उसका कोई मुंह नहीं होता है, मैंने किसी से भी किधर से भी वह भोजन ग्रहण कर लेगा। ओके, तो इसका बिल्कुल उत्तर कुटपाद हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, पाचन प्रक्रिया में वसा का मिश्रीकरण कौन करता है? क्या है बोले? जी हाँ दोस्तों, पाचन प्रक्रिया में वसा का मिश्रीकरण कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सलेस्मा, पेप्सिन। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा पित्त। कौन करता है? पित्त। ओके, अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? जी हाँ, स्वपोषी पोषण हम उसको बोलते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो अपना भोजन स्वयं आम का पेड़ बनाता है। ओके, और भी पेड़ बनाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आम दिया हुआ है, इसलिए इसका उत्तर आम हो जाएगा। ओके, शाबाश। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ है? तो जी हाँ दोस्तों, मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। कितना कोष्ठ होता है? 4 कोष्ठ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मछली में 2 कोष्ठ होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला सवाल है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला सवाल है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? जी हाँ दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई विकिरणु है। इसको आप नेफ्रॉन भी बोल सकते हो। ओके, अगला सवाल है, ब्रिक की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाँ जी हाँ दोस्तों, यानी किडनी। ब्रिक क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को यानी खून को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपोहन। क्या हो जाएगा? अपोहन। अगला सवाल है, जनन की मूल घटना क्या है? जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनन की मूल घटना है DNA की प्रतिकृति बनना। DNA की प्रतिकृति बनना। देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? जी हाँ दोस्तों, दिया गया चित्र
ये पहले चित्र है किसका, पहले इसको जानेंगे दोस्तों। यह चित्र है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसका है, प्लाज्मोडियम का है। यह बहुखंडन जनन को दर्शाता है, तो इसका उत्तर ए नंबर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल आप लोगों के सामने, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। जी हाँ, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। निषेचन कहा जाता है। अगला सवाल आप लोगों के लिए, लड़कों में यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। जी हाँ दोस्तों, लड़कों में जवानी के समय उसका लक्षण जो होता है कौन सा हार्मोन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और लड़की का बात पूछता तो प्रोजेस्टेरोन होता। ओके, लेकिन हमें लड़का का बात पूछा है तो इसलिए इसका उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। ओके, अगला सवाल है, सौर स्थिरांक का मान कितना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर ए नंबर सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल की तरफ आते हैं, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन है। क्या है, मीथेन है, मीथेन। तो आप लोगों के सामने ये लास्ट सवाल है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, कमेंट करें। धन्यवाद।